और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अतहर जैदी साहब जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और इसके अलावा निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल हमारे खास प्रोग्राम में। निरंजन जी, अब इस तरह के बयान को किस तरह से समझें? देखिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र, इस तरह की बयानबाजी जो पीएम ने करी है कल, उसको लेकर भले ही तनाजा काफी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इलेक्शन चल रहे हैं और इस तरह काफी अटैकिंग मोड में पीएम नजर आए कल। क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्या लग रहा है? देखिए जाहिरा जी, पीएम ने कल जिस तरीके से बयान दिए या जो भी बात कल के स्पीच की हम करें, तो देखिए उसका वास्तव में तो उसका जवाब भी और उसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बतानी चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में अगर आप मेरा अपना विचार और मेरा अपना मूल्यांकन और विश्लेषण अगर आप पूछेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चुनावों के अंदर हर एक पार्टी किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बयानबाजी करके और चुनाव में अपने लिए एक गर्मी पैदा करने का, यानी एक जिसको कहते हैं ऊर्जा पैदा करने का प्रयास करती है। अब इसके अंदर अगर आप इस बयान को ले लीजिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल जी घूम घूम करके अपनी सभाओं के अंदर ये बात कहते थे कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोबारा चुन करके इस देश में आ गए तो आगे चुनाव नहीं होंगे, किसी का चुनाव नहीं होने देंगे। तो उस समय जब वो जो राग अलाप 2019 में अलापा था, आज 2024 में भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन कदाचित उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाता है कि देश के अंदर अगर दोबारा से अमित शाह और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आ गई तो संविधान को रद्द कर देगी, या यूं कहें कि देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को बाधित खत्म कर देगी, या जो भी जिस तरीके से बातें की जाती है। अब जब अगर मान लीजिए इस तरीके की बातें एक तरफ से होती हैं, तो दूसरी तरफ से जो उनको सूट करता है कि भाई अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो वो लोगों का धन उठा करके मुसलमानों में बांट देगी। तो अब ये तो एक तरह का आप ये समझ लीजिए घात प्रतिघात। लेकिन मेरा अगर निजी विचार माने तो मुझे प्रधानमंत्री पद के ऊपर सुशोभित किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी मुझे लगता नहीं कि कहीं से उचित बनती है, क्योंकि जिस तरीके से आज तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मेरे हिसाब से वो चीज थी। रही बात देखिए जिस तरीके से उन्होंने ज्यादा बच्चे होने की बात करी या इन्होंने जिस तरीके से हमारे यहाँ ये घुसपैठियों की बात करी, तो देखिए जाहिरा जी इसके अंदर दोनों चीजों में मेरे अलग अलग विचार हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे अभी अतहर जैदी जी ने कहा था, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि भाई पिछले 10 वर्षों से आपकी शासन रहा है, आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, आपने और ऐसे कई कानून बनाए जिसकी जनता के अंदर विपरीत प्रतिक्रिया भी आई। तो उस समय आपको अगर ये लग रहा था कि कोई ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है या इस देश के संसाधन कम पड़ रहे हैं या जनसंख्या इस देश की एक बड़ी समस्या, और निश्चित रूप से जनसंख्या इस देश की आज की तारीख में जाहिरा जी बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम जब सड़कों पे निकलते हैं तो आप देखेंगे तो आजकल तो आप ये समझ लीजिए टियर 4 के जो शहर हैं, यानी कि छोटे कस्बे हैं, वहां पे भी जाम लगने लग गए, और ये जनसंख्या विस्फोट का ही कारण है। जी बिल्कुल। तो अगर ये चीज थी तो पहले ये कानून इस तरीके का बनाना चाहिए था। अगर निरंजन पोद्दार जी, जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी जहन में आती है कि क्या आज की जो आवाम है क्या इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही है? जो अहम मुद्दे हैं उनसे ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, इनको देखते हुए ज्यादा वोट किए जा रहे हैं क्या? आज के हम सिनेरियो की बात करें तो क्या लगता है? देखिए जाहिरा जी, अगर आप मेरा मूल्यांकन पूछेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, इसको आपको समझना होगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी तक जो चुनाव चल रहा था, और कहीं ना कहीं जो एक होता फंडा, एक होता एजेंडा और एक होता प्रोपेगेंडा, और जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए ये तीनों चीजें चुनावों के अंदर इस्तेमाल होती है। और जब ऐसा लग रहा है, अभी कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष का जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं हैवी हो रहा है या भारी पड़ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल का बयान दिया है उसके बाद से मेरा ऐसा मानना है कि इन बयानों से ऐसा नहीं है कि कोई नए हिंदू पैदा हो जाएंगे या जो पहले सेकुलर थे वो उनके अंदर हिंदुत्व पैदा हो जाएगा, या जो समझ ली तो वो इससे अभी कोई वोट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन इससे क्या है, अब जो एजेंडा और जो प्रोपेगेंडा था वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब कल से आप देख रहे होंगे कि चर्चाएं अभी इस बात पे हो रही हैं
कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया, गलत बयान दिया, क्यों बयान दिया, क्या बयान दिया, अच्छा बयान दिया, बुरा बयान दिया। अब तमाम विपक्ष जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिच पे आके खेलना चालू कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है पिछले 10-12 वर्षों के अंदर आप देखेंगे, या उससे पहले जिस तरीके से गुजरात राज्य के अंदर जब इनकी राजनीति चलती थी, तो आप ये देखते हैं कि ये सदा विपक्ष को अपनी पिच पे खेलने के लिए ले आते हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इन चीजों को समझे बिना, अब कल से आप देख रहे होंगे विपक्ष इनकी पिच पे खेलना चालू कर दिया। यानी कि विपक्ष ने जो अपना एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा तैयार किया था कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ दिया। तो ये एक राजनीतिक पैंतरा है। इससे मेरे को नहीं लगता कि कोई अब नया पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदू नरेंद्र मोदी जी के साथ उनको हिंदू हृदय सम्राट समझ रहे थे वो आज भी समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे थे वो ऐसा नहीं कि इस बयान से उनको समझना चालू कर देंगे, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है जायरा जी, अगर मेरा निजी विचार पूछेंगे तो मुझे ये चीज खुद को स्वयं को समझ में नहीं आ रही कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपने करे हुए पिछले 10 वर्षों के काम इतने हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक एक काम को 2-2 मिनट के लिए भी अगर अपना गिनाना शुरू करे तो 1.5 घंटा कम से कम इन्हीं चीजों में लग जाएगा। लेकिन ये आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो 70% आप सामने वाली पार्टी के ऊपर अटैक करते हो, 30% अपने बारे में बात करते हैं। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया इस चीज के पीछे क्या पॉलिसी कि आज भी 10 वर्षों के शासनकाल के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी अपने उद्बोधन में 70-75% विपक्ष के ऊपर अटैक करते हैं और अपनी सरकार के बारे में 25% काम करते हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि इनको अपने किए हुए कामों के बारे में ज्यादा बखान करना चाहिए, विपक्ष के ऊपर कम से कम अटैक करना चाहिए। क्योंकि जनता वास्तव में अभी ये सुनना चाहती है, जनता के पास वास्तव में अभी ये पहुंचना चाहिए कि भाई इन्होंने 10 वर्षों के अंदर क्या क्या किया। सबसे बड़ी बात जो ये बोल सकते हैं उसको भी ये लोग जनता तक पहुंचा नहीं पाए। उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जायरा जी, कि आपने देखा होगा कि जब 90 के दशक के अंदर खाड़ी युद्ध हुआ था, उस समय देश के अंदर कितना एक माहौल था, कितना एक देश के अंदर समझ लीजिए घबराहट थी। लेकिन आज वही खाड़ी युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा हुआ है। आज संसार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट के नजर खड़ा हुआ है, लेकिन भारत के अंदर सब कुछ सामान्य तौर पे चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को लोगों के सामने बखान करना चाहिए कि भाई आज हम इतने सुदृढ़ बने हुए हैं कि आज किसी देश के 2 देशों के बीच में या किसी समझ लीजिए 2 गुटों के बीच में अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई अगर अशांति होती है तो उसका भारत के ऊपर प्रभाव बहुत नगण्य रूप से होता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर बात ना करके, चाहे इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने आर्म एक्सपोर्ट की बात करी, ये जैसे फिलीपींस को इन्होंने अभी समझ लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी एक्सपोर्ट किया है कि भाई आज तक तो हम केवल हथियार इंपोर्ट करते आए थे, आज तक तो हमें जी बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए मुद्दों पर बात होनी चाहिए हो जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में।